नमस्कार किसान भाइयों, आज आपसे जो बात करना है वो है गहरी जुताई। जी हाँ, इस भीषण गर्मी में अगर हम खेत की जुताई गहरी जुताई कर लें तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि इस ज़मीन में पिछली फसल के जो कीट, जो बीमारियाँ, जो अवशेष अवस्था में पड़े हुए हैं वो सब इस खतरनाक धूप से जल करके नष्ट हो जाएंगे। पहला फ़ायदा। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें, वो ये है कि जो हमारे ट्रैक्टर, जो हमारी जुताई के जो साधन हैं वो सिर्फ 4 इंच या 5 इंच तक की जुताई करते हैं। उसके बाद की जो ज़मीन है वो एक हार्ड हो गई, एक ऐसी सतह बन गई है कि जो अक्सर पानी को अंदर नहीं जाने देती है। अगर हमने उस खेत में गहरी जुताई कर दी, यानी कि ये सतह तोड़ दी, ये हार्ड वाली, तो जो भी पानी बरसेगा हमारे खेत पर वो सब के सब ज़मीन की गहराइयों में उतरेगा। और आज जो समस्या है कि पानी का स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है, उसका कारण ही यह है कि ये हार्ड स्ट्रेटा जो बीच में बन गया है इसको तोड़ना है, और ये काम करेगा गहरी जुताई। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। इस समय जो अपार गर्मी जो सूरज नारायण भगवान हम पे बरसा रहे हैं, ये गर्मी वेस्टेज नहीं जाएगी। अगर आपने गहरी जुताई कर दी है तो ये गर्मी पूरी तरह से ज़मीन के अंदर संचित हो जाएगी, जो आगे चल कर के जब हम फसल बोएंगे तो फसल के अंकुरण में मदद करेगी। एक बहुत बड़ी बात जो इस समय इस गहरी जुताई से हमें फ़ायदा मिलना है वो ये है कि जो भी खरपतवार, जो भी पिछली फसल के अवशेष, पिछली फसल के सब अवशेष, ये सब ज़मीन में गहराई पर उतर जाएंगे, सड़ जाएंगे और सड़ करके खाद बन जाएंगे जो अगली फसल को वापस काम में आएंगे। इसलिए विशेष बात कि गर्मी में गहरी जुताई ज़रूर करें, मगर एक विशेष बात इसके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ मैं कि किसी खेत में प्रतिवर्ष गहरी जुताई की ज़रूरत नहीं है। 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई करें और इसका मज़ा देखें। आप इसी वर्ष कीजिए। जी, गहरी जुताई की जो हमने भी बात की है उसमें सबसे विशेष बात जो करना है वो ये है कि प्रकृति ने जो हमें गहरी जुताई के लिए जो ऐसी चीज़ें दी है जो निःशुल्क हैं, उसको हम ज़मीन में स्टोर करना चाहते हैं, संचित करना चाहते हैं। बस यही है गहरी जुताई का राज। एक और विशेष बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज के लिए है ये, और वो ये है कि अभी नीम पकने लगा है। नीम में जो फल आता है उसको हम बोलते हैं निम्बोली। इस निम्बोली का एक दाना भी फेंकना मत, सब के सब अवेयर लेना, सब इकट्ठा कर लेना और इसको एक बार फिर इसका चूरा कर लेना, भले इस पर ट्रैक्टर घुमा देना। और अगर इसको हमने संचित करके रख दिया, जब आपका मूड हो, जब आपको लगे कि हमारे खेत में कीड़े आ रहे हैं, बस ये 2 भर करके पानी में रात को गला दें, 5 लीटर पानी में, और सुबह इसी पानी का स्प्रे कर दें। तमाम कीड़े आपके खेत के भागते हुए नजर आएंगे। तो ये फोकट की चीज़ है, इसको अवेयर के रखें, निम्बोली को सहेजें। गहरी जुताई से जुड़ी हुई एक और बात किसान भाई याद रखें कि जो नाइट्रोजन जो तत्व है जो कि आवश्यक है, जो कि यूरिया से आप देते हैं, क्या आप जानते हैं यह नाइट्रोजन हवा में 78% है। ये 78% नाइट्रोजन जो हवा में है, और जिस समय पहली बरसात होती है तो उस बरसात के पानी के साथ में ये नाइट्रोजन घुल करके और ज़मीन के अंदर आती है। अगर आपका खेत गहरी जुताई किया हुआ है तो ये तमाम नाइट्रोजन उस पानी के साथ में हमारे खेत में संचित हो जाएगी। और अगर आपने नहीं की गहरी जुताई तो ये नाइट्रोजन जो ईश्वर आपको देना चाह रहा था ये बह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है गहरी जुताई। यानी पात्र खुले रखें, कटोरा खुला रखें। प्रकृति हमें देना चाह रही है पर हमारे पास में कटोरा खाली नहीं है, तो खाली कटोरा का मतलब गहरी जुताई। पराली, नरवाई कभी नहीं जलाएं। एक गांव में एक प्रथा है कि जब एक माँ, विधवा माँ जिसके 3 बेटे हैं,
जब इनकी ज़मीनों का बंटवारा करते हैं गांव के लोग, तो ज़मीन के 3 हिस्से नहीं होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, यानी एक हिस्सा माँ का। ये धरती भी हमारी माँ है, ये खेत की मिट्टी हमारी माँ है। ये भी यही कह रही है कि मेरे में जो गेहूँ निकला ये तू रख ले, मेरे में जो चारा निकला ये तेरे पशुओं के लिए रख ले, आखिरी में जो ये बचा है जिसको पराली कहते हैं या नरवाई कहते हैं, ये मेरा हिस्सा है रे मेरे बेटे। तो बेटा उसमें आग लगा रहा है। बहुत नाइंसाफ़ी है, गब्बर ने कहा था, याद रखिएगा। पराली में आग लगाना यानी कि माँ के हिस्से में आग लगाना, और माँ के हिस्से में आग लगाना और फिर ऊपर से ये कहना कि माँ अकड़ रही है, माँ नाराज़ है। क्यों नहीं अकड़ेगी? ज़मीन कड़क हो रही है सिर्फ इसलिए कि हम पराली में आग लगा रहे हैं। और फिर हम आरती में वो एक लाइन गाते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे खेत भगवान, जो तुझ में पैदा किया, जो हमारे काम का था वो हमने ले लिया, जो हमारे काम का नहीं है वो वापस हम रिटर्न कर रहे हैं, तुझे दे रहे हैं, तू हमें आशीर्वाद दे। और वो धरती माता हमें आशीर्वाद देगी। पराली कभी न जलाएं। इस पराली में वो चीज़ें हैं जो आपको बाजार के महंगे खादों में भी नहीं है। इसमें सिलिका है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, भरपूर मात्रा में इसमें पोटाश है। आप इसको जला रहे हैं, वो पोटाश जो हमारे देश में एक दाना भी नहीं बनता है, हमको विदेशों से मंगाना पड़ रहा है, उस पोटाश को जो कि हमारी इस पराली में, उसको हम जला रहे हैं। और बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, हवा का तापक्रम बढ़ रहा है, पूरा विश्व चिंतित है। तो क्यों हम इस काम को करें? और सबसे खतरनाक बात जो इसमें हो रही है वो ये हो रही है कि आप पराली जला रहे हैं, पर खेत में हमारे मित्र, वो बैक्टीरिया जो हमको हमारी पैदावार बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, वो केचुआ बेचारा आपका मित्र, वो सब जल रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि जिसके दोस्त पास हैं, जिसके दोस्त पास हैं, फिर दुश्मनों की क्या औकात हैं। मगर आप इन दोस्तों को जला रहे हैं अगर आप पराली जला रहे हैं। भूल करके भी ये काम मत कीजिए। ट्रैक्टर चलाइए, आपका हार्वेस्टर चलाइए, सब संसाधन आपके पास में है। इन सब पराली के अवशेषों को ज़मीन में मिला दीजिए, बरसात तो आने दीजिए, ये सब खाद बन जाएंगे। और क्या चाहिए हमको? महत्वपूर्ण बात याद रखिए, जो आज की जो महत्वपूर्ण टिप है वो ये है कि आप कुछ भी हो जाए, पराली इस साल नहीं जलाएंगे और न किसी को जलाने देंगे। क्योंकि मित्र जिसके पास हैं तो फिर दुश्मन की क्या औकात है, ये याद रखें। और महत्वपूर्ण काम इस समय करना है, बहुत सही समय है वो है मिट्टी की जांच करवाना। अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाना। ये क्यों ज़रूरी है? एक छोटे से उदाहरण के साथ में मैं अपनी बात को बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक दादाजी का पेट दुखता था, तो गांव में एक डॉक्टर आया करते थे। वो डॉक्टर साहब से दादाजी कहते थे कि गोली दे दो, मेरा पेट दुखता है। तो वो डॉक्टर 1 सप्ताह की गोलियां देता था और वास्तव में उन गोलियों से हमारे दादाजी का पेट ठीक हो जाता था, दुखना बंद हो जाता था। मगर जब गोलियां खत्म हुई तो फिर पेट दुखने लगता था। फिर वो डॉक्टर से दवाइयां लेते थे, फिर पेट दुखना बंद हो जाता था। ऐसा करते करते 2 महीने 3 महीने हो गए और अंत में दादाजी का पेट इतना ज़बरदस्त दुखने लगा कि उनको ले जा कर के बड़े अस्पताल में ले गए। जहाँ पर डॉक्टरों ने पेट की जांच की तो मालूम पड़ा कि उनके पेट में इतनी बड़ी गठान हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि कौन सी गोली लेते थे और कब से ये समस्या है? तो उसने कहा साहब 3 महीने हो गए। कौन सी गोली लेते थे? जब वो गोली डॉक्टर ने देखी तो डॉक्टर ने कहा ये इलाज नहीं थी, ये गोली तो पेन किलर थी। ये आपको दर्द महसूस नहीं हो उसके लिए गोलियां दी गई थी, आपका इलाज हुआ ही नहीं। अब ये गठान बड़ी हो गई है, अब क्या होगा? डॉक्टरों ने कहा
कि अब आपको इस गठान का ऑपरेशन कराने में 70,000 रुपये लगेंगे। क्यों हुआ 70,000? क्योंकि जांच नहीं करे, अंदाज से काम करा। वही स्थिति खेत की है। अगर खेत की मिट्टी की जांच आप कर लें तो जांच में मालूम पड़ जाएगा कि आपके 1 एकड़ में कितना डीएपी, कितना यूरिया, कितना पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या डालना है, कितना डालना है प्रति एकड़, ये मालूम पड़ जाएगा। वरना आप अंदाज से डाल रहे हो सकता है आप जो डाल रहे हो आपके खेत की मिट्टी में है और फिर भी आप ज़बरदस्ती डाल रहे हो। अगर 1 मिनट के लिए अगर ये धरती बोलने लग जाए तो पहला ही शब्द ये बोलेगी, अब मुझे यूरिया और मत दो रे, मेरे को उल्टी हो जाए। इसके लिए मिट्टी की जांच करवाइए, अभी सही समय है। अच्छे से नमूना लीजिए। हमारा जो कृषि विभाग का स्टाफ है उनसे आप समझ लीजिए नमूना कैसा लेना, और फिर वो नमूना जब हम देंगे तो उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। और आने वाले सीजन में, इस बरसात के सीजन में, चाहे आप सोयाबीन लगाएं, चाहे कपास लगाएं, मिर्ची लगाएं, मक्का लगाएं, सब में मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद डालें। एक दाना भी खाद ज़्यादा नहीं, एक दाना भी खाद कम नहीं। ये एक विशेष बात ध्यान रखें। एक विशेष बिंदु यहाँ आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जुताई का समय बदल दें। इस भीषण गर्मी में चाहे आप बैलों से हल चला रहे हों या आप ट्रैक्टर से हल चला रहे हों, समय बदल दें। समय रहेगा अब सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक। ये जो आपका काम होगा 5 घंटे में, ये इतना काम होगा कि आप दिन भर काम करोगे तो वो भी नहीं होगा जितना कि ये प्रातः काल, ये 5 घंटे इतने महत्वपूर्ण हैं। क्यों? ठंडा समय, आपके बैल भी रात भर के आराम किए हुए हैं, आपने भी आराम किया है, तो आप में काम करने की क्षमता ज़्यादा है। प्रातः काल ठंडा मौसम होने की वजह से आपको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं, आपकी कार्य क्षमता जो आपकी है, कैपेसिटी, वो ज़्यादा है। तो आप जितना ज़्यादा काम इस सुबह के समय कर पाएंगे उतना काम आप दिन की इस धूप में नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि हम प्रातःकाल 5 बजे हमारा ट्रैक्टर हो या हमारा हल बखर हो, हम खेत में पहुंचाएं और 10 बजे बंद करके वापस घर आ जाएं। दिन भर धूप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आपका काम भी ज़्यादा होगा और उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। एक और ख़ास बात जो आज आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे जो संसाधन हैं, जो हमें काम आते हैं, जैसे हमारे पाइप, हमारी हकाई जुताई के साधन जो अभी काम में नहीं आ रहे हैं, उनको संभाल के रखिए। एक उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा आजकल घरों में प्लास्टिक की चेयर है। अगर ये प्लास्टिक की चेयर धूप में पड़ी रह जाए तो प्लास्टिक की चेयर की जो उम्र है वो कम हो जाती है। इन कुर्सियों की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि धूप जो है वो प्लास्टिक का दुश्मन है। हमारे प्लास्टिक के कोई भी संसाधन, चाहे हमारी सिंचाई के पाइप हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी के पाइप हो, तो भी धूप जो है थोड़ा नुकसान तो करती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ वापरने से खराब नहीं होती है, पर गलत तरीके से रखे रहने से खराब होती है। यानी हमारे पाइप आज अगर काम में नहीं आ रहे हैं तो देखें कि वो कहीं धूप में खुले में तो नहीं पड़े हैं। उन्हें या तो ग्रीन नेट का एक शेड बनाइए, एक छांव बनाइए, उसके नीचे रखिए, ग्रीन नेट के नीचे। और आसान संसाधन जो आपके पास उपलब्ध है वो है गेहूं का भूसा, धान का भूसा। ऐसी चीज़ जो हमारे अभी काम में नहीं आ रही है, उसमें हम इन पाइप को दबा के रखें। यानी कि सीधा सूरज का प्रकाश इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, वो इनको नुकसान करता है। एक विशेष बात, अगर आपके पाइप अभी काम में नहीं आ रहे हैं और उन पाइप में अगर पानी बचा हुआ है, पानी स्टोर है उन पाइप के अंदर थोड़ा बहुत, ये कभी नहीं होना चाहिए। जब भी हम इन पाइप को रखें
तो पानी पूरी तरह से निथार दें, क्योंकि पाइप में रखा हुआ पानी ये जब पानी गर्म होता है इस धूप से, तो इसका तापक्रम 100 डिग्री टेम्परेचर में आ जाता है। तो 100 डिग्री अगर तापक्रम है उस पानी का, तो निश्चित तौर पर वो उस पाइप को नुकसान करता है। पानी इसलिए भी नुकसान करता है, चाहे पाइप प्लास्टिक का हो चाहे पाइप लोहे का हो। अगर लोहे के पाइप में भी अगर पानी रुकेगा तो जंग लगेगा, ये आप जानते हैं। इसमें एक और विशेष बात का ध्यान रखें, पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में या उसकी स्थिति को बदलने में भी पाइप का नुकसान होता है। वो कैसे? उसमें एक बात का विशेष ये ध्यान रखें कि जहाँ पाइप जॉइंट होते हैं, जहाँ दो पाइप आपस में मिलते हैं, वहाँ पर हम विशेष ध्यान रखें इनके ऊपर बिना किसी काम का लोड नहीं पड़े या ये टेढ़े नहीं हो। कहाँ से? जॉइंट से। अगर ये होंगे तो तत्काल पाइप वहाँ से टूट जाएगा। वो पाइप हमारी सेवा कर रहा है, तो हम उसकी सेहत का ध्यान रखें ताकि लंबे समय तक हमें पाइप के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़े। ये आफ्टर केयर इसको कहते हैं, मिस हैंडलिंग कहते हैं। अगर हमने उसको रख रखाव में अगर गड़बड़ की तो इतना अच्छा पाइप भी खराब हो सकता है। तो हमारे कोई भी संसाधन हो, उन पर इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसा मैंने कहा, इन पाइप को धूप से बचाना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम ग्रीन नेट पर इसको रखें, ग्रीन नेट के अंदर एक झोपड़ी बना करके, दूसरा हम भूसा या धान का पेरा उसमें हम इसको दबा के रखें, तीसरा जो कुछ समझदार किसान कुछ काम कर रहे हैं, वो ज़मीन में एक गहरा गड्ढा खोदते हैं, लंबा गड्ढा, और उसमें इन पाइप को रख करके ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। तो वहाँ तक कभी भी सूरज की इस गर्मी को पहुँचने का मौका नहीं मिलता, और इस तरह से हमारे पाइप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण काम जो आप अभी कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा हो जाए। देशी खाद को खेत में पहुंचाना। आपके गांव के आसपास जो घूरे बने हुए हैं, जिनको आप घूरा बोलते हैं, निमाड़ में इसको रुखड़ा बोलते हैं, कहीं उखेड़ा बोलते हैं, है ना, जहां हम गोबर और कचरे का ढेर पूरे वर्ष एक गड्ढे में डालते रहते हैं और फिर इस समय उसको हम निकालते हैं। मेरा एक विशेष निवेदन है कि ये जो पूरे वर्ष जो इंतज़ार करके जो आपने खाद बनाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है, और पूरा विश्व इस बात पर हमारे देश की तारीफ़ करता है कि ये देशी खाद हम ही बनाते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में बन नहीं पाता है, ये इसकी खास बात है। मगर इसमें एक गड़बड़ हो रही है, इस समय ऐसी भीषण गर्मी में इस खाद को खेत में फैलाइए मत। अगर इस खाद को आपने फैला दिया, ये खाद आप जानते हैं ना, ये जैविक खाद है। जैविक खाद का मतलब जिसमें बैक्टीरिया है, जीव है, और ये कौन से बैक्टीरिया है? ये हमारे मित्र हैं, यही हमें पैदावार दिलवाएंगे। और हमने अगर ऐसे 46-47 डिग्री तापक्रम में अगर हमने इस खाद को खेत में फैला दिया तो कौन मरेगा? ये जीव मरेंगे। यानी कि हमने मरे हुए खाद से पैदावार लेने की कोशिश की है। काश ये खाद जिंदा होता तो क्या होता। इसको मरने न दें, अभी नहीं फैलाएं। इसमें हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि अभी खाद को आप पहुंचा दीजिए खेत में, वहाँ ऐसी जगह पर इसका ढेर कीजिए जहाँ पर कोई झाड़ की छांव हो। इसको अभी खेत में उपयोग मत कीजिए। आप बुआई कर लीजिए अपने खेत में, उसके बाद में ये जो खाद है जिसने 2-3 पानी खा लिए हैं, जो कच्चा खाद था वो भी पक गया है इस दौरान, इसको छान लीजिए। जो रेती छानने का चलना होता है ना, उसमें इसको छान लीजिए और फिर इसको खड़ी फसल में यूरिया जैसा फेंकिए। जैसा आप सुपर फास्फेट फेंकते हैं, खड़ी फसल में इसको फेंकिए। आपको कई ट्रॉली खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ क्विंटल खाद में काम हो जाएगा। ये एक नया तरीका है, इसको खड़ी फसल में फेंकना है। इसका बहुत बड़ा लाभ क्या मिलेगा? जितनी बार पानी गिरेगा आपके खेत के ऊपर, उतनी बार ये खाद अपनी जड़ों को मिलेगा। और कहाँ तक मिलेगा? जब तक आपकी फसल खेत में खड़ी है
और अगर उस समय भी बरसात है, जब आपकी फसल पकने में आ गई है, उस समय भी बरसात का पानी गिरता है, तब भी ये पड़ा हुआ खाद आपकी जड़ को पोषण देगा। इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। इतने लंबे समय तक हमारी फसल को पोषक तत्व मिलना, ये किसी फर्टिलाइज़र के बस की बात नहीं है, ये देशी खाद के बस की बात है। मगर देशी खाद को डालने का तरीका बदल दीजिए आप, तो मज़ा आ जाए। एक और बड़ी गलती होती है, जब आप इसको देशी खाद को निकाल लेंगे, वो जो गड्ढे हैं ज़रा उनको भी देखिए, उन गड्ढों की गहराई 7-7, 8-8 फीट हो गई है। गलत है। देशी खाद के गड्ढे 3.5 फीट, अधिकतम 4 फीट से ज़्यादा गहरे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है जो खाद को बनाने का काम कर रहे हैं, सड़ाने का काम कर रहे हैं, वे एरोबिक हैं। एरोबिक का मतलब उनको बिना हवा के वो जिंदा नहीं रह सकते। 3.5-4 फीट के बाद में हवा नहीं है तो फिर ये बैक्टीरिया वहाँ कहाँ जिंदा होंगे, और इस तरह से आपका खाद बनता ही नहीं है। आपने देखा होगा, गहराई का जो खाद आप निकालते हो वो खाद सड़ा हुआ नहीं, हरा हरा निकलता है, डल्ले के डल्ले, और वो अगर खेत में जाएगा तो आपके खेत में दीमक भी जाएगी। आपके खेत में एक और कीड़ा, वो सफ़ेद लट आती है, वाइट ग्रब बोलते हैं जिसको, सफ़ेद, वो भी पहुंचेगा इसी कच्चे खाद से। तो सही खाद हमारे खेत में जाना चाहिए। तो गड्ढे अधिक गहराई के नहीं हो। दूसरा, गड्ढे के चारों तरफ एक मिट्टी की पाली लगा दें, एक मिट्टी की एक बेड बना दें, ताकि गांव का मटमेला पानी इसके अंदर नहीं घुसे। इसके अंदर सिर्फ ऊपर का ही पानी आना चाहिए, वही सबसे अच्छा खाद बनाता है। अगर ज़्यादा पानी उस गड्ढे में जाएगा तो फिर ये पानी वापस निकलेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी संत से पूछा गया कि किसान कब तक रोएगा, तो संत ने जवाब दिया, जब तक घोड़ा रोएगा। जब तक ये रुखड़ा रोएगा तब तक किसान रोएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर बरसात का पानी इसके अंदर भर गया और ये पानी उस गड्ढे से निकल करके आपके नाले में जा रहा है, तो ये पानी नहीं जा रहा है, ये लाल लाल ये पानी नहीं जा रहा है, ये किसान की किस्मत जा रही है इस नाले में। इस किस्मत को बहने से बचाओ। हमारे जो घुड़े हैं, हमारे जो रुखड़े हैं, ये गड्ढे ऐसी जगह पर होना चाहिए कि इसमें पानी ज़्यादा भरे नहीं, और भरे तो निकले नहीं। कई बार हमने देखा है कि ऊंचे टीले के ऊपर ही गोबर खाद के गड्ढे बनाए हुए हैं। वो टीले का पूरा बहाव, पूरा ढाल की वजह से बहते हुए और पूरे खाद को धोते हुए और नाले में जा रहा है। ये क्या खाद है? ये हमारे खेत की आत्मा है। ये इसको हम इस तरह से वेस्टेज कर रहे हैं। थोड़ा इन बातों में ध्यान रखें। ये हमारा देशी खाद है, और देशी खाद अगर हमारे पास में है तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। मैं उस किसान को बड़ा किसान मानता हूँ जिसके पास चाहे यूरिया की एक बोरी लेने के लिए पैसा नहीं हो, पर उसके पास में देशी खाद का भंडार हो, वो महान किसान है। ऐसे किसान को मैं प्रणाम करता हूँ। एक महत्वपूर्ण बिंदु और, पलाश जानते हैं ना आप, जिसे खाकरा बोलते हैं, पलाश, जिसके 3 पत्ते होते हैं, ढाक के 3 पात। इसकी एक बड़ी विशेषता मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी आम का सीजन चालू होगा। आम की गुठलियाँ जो है, आम खाने के बाद जो गुठलियाँ हैं, इन गुठलियों को संभाल के रखिए, और इन गुठलियों को ले जा करके जहाँ पलाश के पेड़ हो आपके गांव में, चाहे छोटी झाड़ी हो या बड़ा पेड़ हो, वहाँ ले जा करके इन गुठलियों को रख दीजिए। 2 गुठली 4 गुठली वहाँ पटक दीजिए। अगर इसको गड्ढा करके डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऊपर भी पटक देंगे ज़मीन के ऊपर तो भी काम चल जाएगा। बरसात में पानी के संपर्क में आकर के ये जो गुठलियाँ हैं, इनमें पौधा अंकुरित हो जाएगा, और इसकी जो जड़ है इस आम की, वो पलाश की जड़ में जब चली जाएगी तो आपको कोई टेंशन नहीं पालना है। आपके आम के पौधे को बड़ा करने की जवाबदारी इस पलाश की है। ये पलाश की विशेषता है। इस पलाश को हमारे देश में, हमारे गांव में यशोदा कहा गया है।
जिस तरह से देवकी के पुत्र कृष्ण को यशोदा ने पाला पोसा बड़ा किया, उस तरह से ये जो आम की गुठली है, अगर ये पलाश के पास में डाल दी जाए और अगर इस पौधे की जड़ अगर पलाश की जड़ को टच कर लेती है, तो फिर ये पलाश की जवाबदारी है कि उस पौधे को पानी देना, उस पौधे को खाद देना, वो सब पलाश की जवाबदारी है। ये झाड़ अपने आप बड़ा होगा बिना किसी विशेष आपके प्रयास के। सिर्फ आपको इतना करना है कि इस बार जो भी आप आम खाएं अपने गांव में, चाहे आपके खेत पर, आपकी ज़मीन पर ये पलाश हो या किसी की भी ज़मीन पे हो, ये धर्म का काम है, इसको सब कीजिए। ये इस तरह से हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे यहाँ पैदा हो जाएंगे। अलग से गड्ढे बना करके जो हम पौधे लगाते हैं वो उतना सफल नहीं होते हैं जितना कि ये पुराना तरीका ये हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे। और आम की बाग जो पहले दिखाई देती थी वो इसी तरीके से पैदा हुए आम हैं। तो मेरा एक विशेष अनुरोध है आपसे कि इस समय आम के अलावा जामुन, इमली, ऐसे कोई भी फल जो हमारे घरों में खाए जाते हैं, उन फलों को हम पलाश के पास में या पलाश के पौधे के पास में इसको हम थोड़ा सा गड्ढा बना करके अंदर दबा दें। आप देखिएगा आपके यहाँ पलाश के पास में या पलाश के पौधे के पास में इसको हम थोड़ा सा गड्ढा बना करके अंदर दबा दें। आप देखिएगा आपके यहाँ पौधे ही पौधे हो जाएंगे। ये पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। ये है महत्वपूर्ण टिप। किसान भाइयों, आज के लायक एक और महत्वपूर्ण बात जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। कई किसान भाई अगली फसल के लिए अभी नर्सरी तैयार करने के कार्य कर रहे हैं। ये जो नर्सरी चाहे मिर्च की हो, गोभी, टमाटर, बैंगन, ऐसी सब्जियों की नर्सरी हो, इनमें कुछ खास बातें अगर ध्यान रखा जाए तो उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो ये जो खास टिप्स जो है नर्सरी की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी एक नई बात मालूम पड़ी है कि नर्सरी, या जिसे आप अपने गांव की भाषा में रोप बोलते हैं, रोपे, ये जितनी कम उम्र के उखाड़ करके अगर खेत में लगा दिए जाएंगे उतना उत्पादन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि कम उम्र में आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा चंचल होते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं। आपने देखा होगा दारा सिंह के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसने कोई कुश्ती अपनी ज़िंदगी में हारी नहीं, और दारा सिंह जी ने पहली कुश्ती 16 साल की उम्र में लड़ी थी और एक बहुत बड़े पहलवान को पछाड़ दिया था। वही दारा सिंह जब 60 वर्ष के हुए तो उनको ब्लड प्रेशर भी हुआ, शुगर भी हुई, और कुछ समय के बाद में दारा सिंह कुश्ती नहीं लड़ पाए। और वो महान योद्धा जिसने विश्व में किसी से हार नहीं मानी, वो बीमारी से हार गया। ये कहना चाहिए कि बीमारी से नहीं, उम्र से हार गया। जिसे विश्व में किसी ने नहीं हराया, उसको उम्र ने हरा दिया। बस यही जो चीज़ है, यही सिद्धांत हमारी सब्जियों की नर्सरी पे लागू होता है। हम ऐसी कोशिश करें कि कम से कम उम्र का पौधा उखाड़ करके और हमारे खेत में लगा दिया जाए। तो ये कैसे संभव है? तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि जहाँ आप बीज डालते हैं नर्सरी में, उसकी अच्छे से तैयारी करते ही हैं। तैयारी के समय आप जितना अच्छा गोबर की खाद उसमें डाल सकें वो तो डालें ही, मगर उसके साथ में थोड़ी सी राख भी मिलाइए। कंडे की राख, लकड़ी की राख, अगर ये हम गोबर के खाद के साथ में शामिल करके और फिर हम इस मिट्टी पर डाल देते हैं, जितनी जगह पर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं उस क्यारी में डालते हैं, और फिर इस खेत की तैयारी करके अगर इसमें हम बीज लगाएंगे तो ये बीज की जो जड़ें हैं, जैसे जड़ निकलेगी तो उसकी जड़ को जल्दी जल्दी चलने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि आपने मिट्टी में राख मिलाई है।
ये राख जो है जड़ को जल्दी चलने में मदद करती है। और फिर एक नियम है, इफ रूट फास्ट देन ओनली फ्रूट विल बी फास्ट, यानी अगर जड़ को आप फास्ट चला सकते हो तो आपका पौधा भी फास्ट चलेगा। तो ये नियम है। अगर आप सब्जी भाजी की खेती करना चाहते हैं, अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं, उसकी जो नर्सरी आप लगाएंगे तो इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें। राख के साथ में एक दवा जरूर डालें जिसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा विरिडी। एक दवा है, अगर हम इसको मिट्टी में मिला देते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी 2 चुटकी खाली राख में मिला करके अगर डाल देते हैं तो ये जड़ में पनपने वाली फफूंद को पहले से ही कंट्रोल कर लेती है, जो कि बाद में पौधों को एक बीमारी आती है पदगलन, खड़े पौधे मरते हैं, उनको मरने नहीं देगी। ये ट्राइकोडर्मा दवा का नाम याद रखें। ट्राइकोडर्मा कठिन नाम लगे तो याद रखें काइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। यदि नहीं याद रहे तो याद रखो काइकोडर्मा। और वास्तव में अगर घर में हो ट्राइकोडर्मा तो फिर काइकोडर्मा, पर कहीं ऐसा ना हो कि ट्राइकोडर्मा घर में रह जाए, ये वहाँ पहुँचना चाहिए मिट्टी में। उसके बाद में आप नर्सरी का बीज लगाइए। आप देखिए इस बार आपकी नर्सरी बहुत अच्छी रहेगी और आप अधिक उत्पादन भी ले पाएंगे। उसमें ये बीमारी नहीं होगी, कौन सी, डैम्पिंग ऑफ, या जिसको कहते हैं पदगलन। पौधा उगने के बाद मरने की जो शिकायत होती है वो नहीं होगी। कोशिश करें कि इस भीषण गर्मी में हमारी नर्सरी के ऊपर एक छांव कर दें, चाहे तो प्लास्टिक की छांव कर दें, ग्रीन नेट की छांव कर दें, या आप चाहें तो सिंपल पुरानी साड़ी या धोती उनको ऊपर से इस तरह से बांधें कि उनकी छांव उसके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी में ये पौधे जलने की संभावना होती है, ये बहुत नाजुक होते हैं। इस तरह से हम ध्यान रखें। अगर आपका पौधा जल्दी से बड़ा हो जाएगा, 25 दिन का पौधा अगर बड़ा हो जाता है तो ये 25 दिन का पौधा, 20 दिन का पौधा अगर हम लगा देते हैं तो इसका उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वही नियम है कि दारा सिंह ने पहली कुश्ती 16 साल की उम्र में लड़ ली थी, बाद में दारा सिंह कुश्ती नहीं लड़ पाए। छोटे पौधे जितना आपको उत्पादन देंगे उतना बड़ा पौधा कभी नहीं देगा, ये ध्यान रखें। मुझसे एक किसान ने प्रश्न किया था कि पौधा भोजन कब करता है, तो मैंने एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की कि जो हमारे घर के सामने जो डॉग या जो कुत्ता आता है, अगर उसका पेट भरा हो तो वो कभी भी आपकी दी हुई रोटी नहीं खाता है। कोई भी जानवर बिना भूख के खाना नहीं खाता है। मनुष्य की बात छोड़ दो, मनुष्य का पेट भरा हो और वो ससुराल में हो, अगर उसको ससुराल में आकर के उसकी साली ने आग्रह कर दिया कि नहीं 1 लड्डू और लेना पड़ेगा, तो पेट भरा होने के बावजूद भी वो लड्डू खा लेगा। और साले जी आ गए तो उन्होंने भी आग्रह किया तो उनका भी मन नहीं तोड़ सकते, तो वो 1 लड्डू और खा लेगा। ये फर्क है। इसी तरह से पौधा भोजन कब करता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बात याद रखें, जिस दिन आप खेत में पानी देते हैं उस दिन पौधा उपवास करता है। मेरी बात दोबारा सुनिए, जिस दिन आप सिंचाई देते हैं अपने खेत में उस दिन पौधा उपवास करता है। पानी की अधिकता के कारण पौधा भोजन नहीं उठा सकता। जब ये नमी थोड़ी सी कम होती है 1 दिन 2 दिन बाद, उसके बाद फिर पौधा भोजन उठाना शुरू करता है। यानी कि पौधों का एक सिद्धांत है कि उनको भोजन उठाने के लिए, खाद जमीन से उठाने के लिए अत्यधिक नमी की ज़रूरत नहीं है, कम नमी की ज़रूरत है। और उसको हम मालवा निमाड़ के एरिया में बतर कहते हैं या बराफ कहते हैं। बराफ की जो कंडीशन होती है उसी में पौधा भोजन करता है। इसी सिद्धांत पर अगर हम
हमारे पौधों को ड्रिप से सिंचाई दें। यदि हमारे खेत में अगर ड्रिप लगी हुई हो तो ड्रिप का मतलब ही ये हुआ कि आवश्यकता अनुसार पानी देना। ये पानी की अधिकता नहीं होती है, ड्रिप से बूंद बूंद पानी दिया जाता है। जितना पानी जड़ को जरूरी है वहाँ रहता है, बाकी का पानी फैल जाता है, यानी कि बतर की स्थिति रहती है। ये इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं वाफसा की स्थिति। इसलिए आपने देखा होगा कि ड्रिप से जो खेती की जाती है उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ लगातार पौधे को ऐसा महसूस होता है कि नमी कम है तो वो खाना खाना शुरू करता है, नमी कम है तो वो लगातार खाना खाता रहता है, और उसके कारण ड्रिप की फसल में पैदावार ज़्यादा मिलती है। ये इसलिए ये बात कहना ज़रूरी हुई कि अब हम पानी की बचत करना तो हमारा लक्ष्य है ही। अगर हम ड्रिप से हम खेती करते हैं तो हम हमारे खाद का सही उपयोग भी करते हैं। दूसरा, आजकल जितने भी खाद आ रहे हैं इनके अलावा एक नई बैच आ गई है खाद की, लिक्विड खाद, या ऐसे खाद जो लिक्विड रूप में भी पौधे को दिए जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा NPK 19-19-19, 0-52-34, 00-50, ये सब ऐसे खाद हैं कि इनको हम ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं और बहुत अच्छे से पौधा उन्हें ग्रहण करता है। तो हम ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम कोशिश ये करें कि हम जो सिंचाई दें वो ड्रिप के माध्यम से दें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी अच्छी सिंचाई जो है वो है फव्वारा सिंचाई। फव्वारा सिंचाई यानी कि पौधों को ये महसूस होता है कि बरसात हो रही है, और अगर बरसात हो रही है तो पौधे खुश। कभी भी आप देखिएगा बरसात के बाद में पौधे, ऐसा लगता है कि पौधे खुश हैं, पौधे हंस रहे हैं। तो ये जो हमारा जो फव्वारा सिंचाई है इसकी भी ये विशेषता है, जब ये पानी आकाश की तरफ उछालता है और वो पानी जब पौधों पर गिरता है तो पौधों को ऐसा महसूस होता है कि वर्षा हो रही है और वो खुश रहेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका है, पानी की भी बचत होती है, और जो स्टोमेटा होते हैं, जो बारीक बारीक रंध्र होते हैं हमारी पत्तियों में, वो भी खुल जाते हैं इस पानी के ऊपर से प्रवाह के कारण। तो हम ड्रिप पर ज़्यादा ध्यान दें। ये आज की एक और विशेष टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। एक और सावधानी की बात आपसे करना चाहता हूँ कि जिस जगह पर आपने रासायनिक कीटनाशक के डिब्बे रखे हैं उसके पास में कभी भी यूरिया नहीं रखें। अगर रासायनिक कीटनाशक के डिब्बे जहां आपने रखे हैं वहां अगर आपकी यूरिया की भी बोरी रखी हुई है तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि कभी भी आपके उस मकान में विस्फोट हो सकता है। रासायनिक खाद, खास करके यूरिया और कीटनाशक केमिकल्स, ये साथ में नहीं रखें। ये आज की एक विशेष टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। हमें किसान का मित्र, अगर ये प्रश्न किसी से पूछा जाए तो जवाब यही रहेगा, केचुआ। केचुआ जिसे हम गिंडोला कहते हैं, अलग अलग नाम है। कहीं निमाड़ में इसको आलसिया भी बोलते हैं, जबकि ये आलसिया बिल्कुल भी नहीं है, आलसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर केचुए हमारे खेत में हैं तो ये 1 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठते हैं। 24 घंटे ये लगातार ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि नीचे ये खाते हैं और लेटिन करने के लिए ऊपर आते हैं हवा में, और फिर भी लोग इनको आलसी कहते हैं। आलसिया नहीं है केचुआ। केचुआ बराबर वर्कर, कर्मठ कोई भी नहीं है। ये इसकी एक विशेषता है कि ये लगातार ऊपर नीचे आने जाने के कारण, और ऐसा भी नहीं है, कई फीट नीचे तक जाता है और फिर ऊपर आता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन की जुताई भी होती है। जिस ज़मीन में पानी गहराई पर नहीं उतर रहा है
अगर उस खेत के अंदर केचुए पर्याप्त मात्रा में हो तो उस खेत के अंदर पानी गहराई तक जाएगा और फसलों में जो एक तकलीफ़ होती है वाटर लॉगिंग या गलन की शिकायत, वो कभी नहीं होगी अगर आपके खेत में भरपूर मात्रा में केचुए हैं। केचुए का निर्माण कैसा किया जाए, ये भी बड़ा आसान तरीका है। एक 10 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और ज़्यादा गहरी नहीं, सिर्फ 1.5 फीट, ये अपना जो हाथ है ये 1.5 फीट गहरी एक होदी बना लीजिए ईंट की। 10 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और सिर्फ 1.5 फीट गहरी एक होदी बना लीजिए ईंट सीमेंट की। इसमें एक बात खास ध्यान रखिए कि इसका जो तल है, धरातल, वो थोड़ा ढालू रखिए ऐसा, और बढ़िया अच्छे से उसमें सीमेंट की एक परत लगा दीजिए ताकि, और ये ढाल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ कोने पर एक छेद कर दीजिए और उसमें से ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ज़्यादा पानी अगर हो जाता है तो वो पानी उस छेद में से बाहर हो जाए। इतना सा काम करना है। इसको जो खाना है, खाना ताज़ा नहीं खाता है ये। आपका जो गोबर के खाद का जो गड्ढा है, वहाँ जो गोबर और कचरे का जो ढेर पड़ा हुआ है, वो उसी को इस होदी में भरना है। ये जो आपने बनाया है ईंट सीमेंट का, इसमें भरना है और भर करके पानी से इसको अच्छे से तर करना है। पानी से तर करने के बाद में कम से कम 15 दिन इसको ऐसा रहने दें। उसके बाद इसमें केचुए डालना है, ज़्यादा नहीं, 1 किलो केचुआ डालिए। 1 किलो केचुआ यानी कि 1000 केचुए आपने डाले। इसकी एक बहुत अच्छे से ये याद रखें कि इसकी कुछ खास जातियां हैं जो बहुत अच्छा खाद और जल्दी खाद बनाती है। उसमें से नंबर 1 में जो हमारे एरिया में जो खाद बन रहा है वो आइसिनिया फिटिडा, एक जाति है जो बहुत अच्छा खाद बनाती है। और ये खाद जो है, जैसे आपने इनको डाला, एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, ताज़ा गोबर या ताज़ा कचरा ये नहीं खा सकते। जितना पुराना होगा उतना ये बड़े आराम से खाएंगे। उस गड्ढे में नमी का होना ज़रूरी है। नमी यानी नमी, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत पानी डाल दिया। ये इसको एक ख़ास चीज़ पसंद है, वो है छाँव। हमेशा ऊपर एक शेड हो, पहले शेड की व्यवस्था करें। बल्कि इस भीषण गर्मी में आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि चारों ओर से भी इसको ढक दें। टाट हो तो टाट से ढक दें ताकि अंदर का जो मौसम है, जहाँ पर आपने केचुओं को रखा है, वो ठंडा बना रहे। अगर ठंडा बना रहेगा तो ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इतना फास्ट खाद बनाते हैं ये। इनका एक ही काम है, खाना और लेट्रिन करना, खाना और लेट्रिन करना। और इनकी लेट्रिन जो है वो हमारा सोना है, वो हमारा खाद है। और आपको इनका खाद ढूंढने के लिए भी अंदर हाथ नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे खाएंगे और रोज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर आकर के सतह के ऊपर ये धीरे धीरे अपनी विस्टा डालते रहते हैं और वही हमारा खाद है। 2-4-8 दिन में एक बार ऊपर की जो सतह है वो आप इकट्ठा कर लें। बिल्कुल जैसे चाय की पत्ती होती है ना, चाय बनने के बाद जो चाय की पत्ती छान के जो हमको मिलती है, उस टाइप का दानेदार ये खाद हमको देते हैं। इनको ये खाद को इकट्ठा करते चलें। जहाँ आपको उपयोग करना है आप उपयोग करें। खास जो ध्यान रखने लायक बात यह है कि इसको शीत पसंद है, ठंडा पसंद है, छाँव पसंद है और सदैव नमी होना चाहिए। बिना नमी के ये मर जाते हैं। तो ऐसा करके हम एक शानदार खाद का निर्माण कर सकते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगर आप चाहो थोड़ा ज़्यादा पानी भी अगर डल जाए तो बाहर जो मैंने कहा था कि एक स्लोप देना है, ढाल देना है पेंदे में, आगे अगर हमने एक छेद कर दिया तो बाहर पाइप के जरिए ये पानी हम निकाल के इकट्ठा कर लें तो ये पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉनिक है। और अगर ये टॉनिक हमने इकट्ठा कर लिया और इसको अगर हमने हमारी फसलों पे, सब्जियों पर अगर स्प्रे किया तो ये बहुत शानदार उत्पादन देता है। ये एक बहुत अच्छा ये ह्यूमिक एसिड कहते हैं इसको। और ये हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, खास करके फूल अवस्था में अगर सब्जियों में इसका स्प्रे किया जाता है तो शानदार पैदावार मिलती है। तो केचुए को इस बार अपनाइए। पर अभी इस गर्मी में आप अपना
तैयार कर लीजिए, होदी तैयार कर लीजिए, शेड वगैरह सब तैयार कर लीजिए और उसके अंदर ये गोबर के गड्ढे का पूरा मटेरियल जो है भर के रख दीजिए, पानी छीट के रख दीजिए। 15 या 20 दिन के पहले इसके अंदर केचुए मत डालिए, फिर आप देखिए आपके घर की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। आपके पास इतना खाद निकलेगा कि आप एक खेत नहीं, आपके 10 खेत हो तो 10 खेतों में आप प्रति वर्ष ये खाद जाएगा। और एक और विशेष सलाह मैं देना चाहता हूँ कि ये खाद इतना अच्छा है कि इसको प्योर मत डालिए खेत में। इसको आप चाहो तो गोबर के खाद के साथ मिला करके इसका उपयोग कीजिए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। आप चाहो तो किसी खेत की मिट्टी में मिला करके और फिर इसका उपयोग कीजिए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। और प्योर गोबर का कभी मत बनाइए। आपके पास बहुत जानवर हैं, आपके पास गोबर भी बहुत है, मगर प्योर गोबर का नहीं बनाना है। हमेशा कचरा या भूसा और गोबर मिक्स करके वो हम इसके अंदर रखें तो उसका बहुत अच्छा खाद बनता है और इन केचुओं को ऊपर नीचे आने जाने में भी सहूलियत होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई, हमें केचुए का पालन करना है। केचुआ हमारा मित्र है और इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास में इतना गोबर का खाद नहीं है। अगर जल्दी से खाद बनाना हो, फास्ट खाद बनाना हो तो केचुआ की खाद बनाने का तरीका अपनाना चाहिए। सब जन पानी रोकिए, सब जन पानी रोकिए, बिन पानी सब सून। काश्ता पाइप अजमाए के, पानी बचे बूंद बूंद।